तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायो ब्रिलियंट। बेटा, आपको मैं इस चैनल पे बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। हमने 2 चैप्टर कवर कर लिए हैं और तीसरे पे हमारा थोड़ा मामला ब्रेक हो गया था क्योंकि मैं एग्ज़ाम देने चली गई थी। ठीक है, बट हम दोबारा अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपका फेवरेट चैप्टर आ गया है जिसकी डिमांड आप कर रहे थे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। वैसे पहले मैंने लाइन वाइज स्टार्ट किया था, चैप्टर वाइज, बट अब ऐसा नहीं होगा। जो बेसिक है उसको पहले करा दूँगी, उसके बाद मतलब जैसे पढ़ाना चाहिए एक सीक्वेंस वाइज वैसे कराऊँगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। चैप्टर को समझने से पहले उसके नाम को समझते हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब आप क्या समझते हैं, बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। देखो बेटा, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट मतलब होता है इकाई। इकाई मीन्स कोई ऐसी चीज़ जिसको हम रिपीट कर करके कोई चीज़ मतलब बना रहे, कोई बड़ी चीज़। जैसे कि एक घर, आप घर का एग्जांपल ले सकते हैं। आपका घर है, उसमें ईंट रिपीट हो करके घर बना है, मतलब जब ईंट, कई सारी ईंट लगे तब जाके घर बना है। ठीक है, उसी तरीके से यूनिट, सेल जो है वो यूनिट है लाइफ की। ये रिपीट हो करके हमारी पूरी बॉडी बनी है। इतने सारे सेल्स हैं हमारी बॉडी में, यही रिपीट हुई है तब हमारी बॉडी बनी है। ठीक है, देखो बेटा, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये क्यों है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? क्योंकि मैंने अभी बोला सेल से ही पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है हमारा। हर मतलब पूरी बॉडी में सेल्स प्रेजेंट हैं। और फंक्शनल क्यों है? इसलिए क्योंकि सेल के अंदर ही मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी होते हैं, तो इस वजह से वो फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी है। देखो स्टूडेंट्स, सेल जो है वो सबसे छोटी चीज़ है, मतलब जिसको हम बोल सकते हैं कि लिविंग है। अगर सेल से कोई छोटी चीज़ है तो उसको हम लिविंग कंसीडर नहीं करेंगे। सेल ही सबसे छोटी ऐसी चीज़ है जिसको हम लिविंग बोल सकते हैं। अगर सेल है तो इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस वो हो सकती है, अगर सेल नहीं है तो नहीं हो सकती है। तो सेल सबसे छोटी इकाई है। जैसे कि मैंने अभी बताया, ईंट से घर बना, ईंट सबसे छोटी इकाई मान लो आप। ठीक है, यूनिट, ईंट रिपीट हो करके फिर जाके घर बना, उसी तरीके से सेल रिपीट हो करके बॉडी बनी। ओके बेटा, ऑर्गेनिज्म कैन भी मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर। ज़रूरी नहीं है कि ऑर्गेनिज्म सिर्फ मल्टी सेलुलर ही होंगे, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर जो होते हैं वो भी सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि उनके पास सेल है। मल्टी सेलुलर जो होते हैं वो भी सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि मैंने बोला जिसके पास सेल है। सेल सबसे छोटी चीज़ है जो लिविंग हो सकती है, अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो कर सकती है। सेल से छोटी चीज़ कोई नहीं कर सकती है। देखो बेटा, आराम से समझो। ऑर्गेनिज्म कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। इसका मतलब है जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर दोनों हो सकते हैं, क्योंकि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके पास भी सेल है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके पास भी सेल है। तो सेल से छोटी चीज़ कोई लिविंग नहीं हो सकती है, मतलब वो अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो नहीं कर सकती है। तो इस वजह से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो भी होते हैं, वो भी अपने सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं सारे। वो अगर उनके पास एक सेल है तो वो एक सेल से ही सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि वो अपने सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो यूनिसेलुलर है तो वो कुछ नहीं कर सकता। जैसे कि अमीबा यूनिसेलुलर है बट तो फिर भी सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। ठीक है बेटा, अमीबा, बैक्टीरिया, ये सारे यूनिसेलुलर ही हैं, ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ये अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो कर सकता है क्योंकि इसके पास सेल है। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज़ सेल? व्हाट इज़ सेल? सेल क्या होता है? अभी मैंने इतना बताया, इससे आपको क्या समझ आया? बताओ सेल क्या होता है? क्या होता है सेल? चलो ठीक है। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल डोंट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। मैंने जैसे कि आपको बताया, सेल से कोई सी भी छोटी चीज़ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो नहीं कर सकती है। सेल ही सबसे छोटी चीज़ है जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो कर सकती है और लिविंग है। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट लिविंग। मैंने अभी आपको बोला वो सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। ऐसा नहीं है कि यूनिसेलुलर तो नहीं कर सकता। जैसे कि बैक्टीरिया, अमीबा, सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। ठीक है, मतलब उनके लिए जितने भी फंक्शन जरूरी होते हैं वो अपना परफॉर्म कर लेते हैं यूनिसेलुलर होके भी। देखो बेटा, अब आए साइंटिस्ट की बारी। अब हमारे साइंटिस्ट जी पधार रहे हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने डेड सेल डिस्क्राइब किया था। डेड सेल जिसको आज हम सेल वॉल के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आया रॉबर्ट ब्राउन सर। इन्होंने क्या किया? न्यूक्लियस डिस्क्राइब किया 1831 में। ठीक है बेटा, उसके बाद एंटोन वॉन लीवेनहुक, फर्स्ट टू शो एंड डिस्क्राइब लिविंग सेल। इन्होंने लिविंग सेल डिस्क्राइब किया। देखो अब इसमें कंफ्यूज मत होना,
जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने डेड सेल डिस्क्राइब किया, रॉबर्ट ब्राउन थे उन्होंने न्यूक्लियस। तो रॉबर्ट में बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। जो रॉबर्ट हुक सर थे उन्होंने डेड सेल डिस्क्राइब किया, जिसको आज हम सेल वॉल के नाम से जानते हैं। रॉबर्ट ब्राउन सर जो थे उन्होंने न्यूक्लियस डिस्क्राइब किया था 1831 में। और एंटोन वॉन लीवेनहुक जो थे इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर किया था। ठीक है, देखो अब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप थी ना उसकी एडवांसमेंट आई। अब ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ बेटा क्योंकि जो सेल में सबसे मतलब जो छोटी चीज़ थी ना वो दिखाई नहीं दे रहा था वैसे माइक्रोस्कोप से। तो इस वजह से जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया तो हमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें भी दिखाई देने लग गई। तो डिटेल स्टडी होने लग गई सेल की, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें भी दिखाई देने लग गई जैसे कि राइबोसोम्स। तो इस वजह से एडवांसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी मैनी डिटेल्स ऑफ सेल लाइक सेल मेम्ब्रेन एंड राइबोसोम स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बेटा अब इतना आपको समझ आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं सेल थ्योरी। इस चैप्टर में सेल थ्योरी सबसे ज़्यादा फेमस है और इसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ध्यान से देखना। देखो बेटा, जो सेल थ्योरी थी इसमें भी 3 साइंटिस्ट थे, अलग अलग इन्होंने भी अपना अपना ऑब्जर्वेशन दिया। पहले साइंटिस्ट जो थे उनका नाम था स्क्लेडन। इन्होंने क्या किया, 1838 में ये जर्मन बॉटनिस्ट थे। अगर ये बॉटनिस्ट हैं तो इसका मतलब इन्होंने प्लांट पे रिसर्च किया होगा। जब इन्होंने प्लांट पे रिसर्च किया तो देखो बेटा इन्होंने क्या देखा, ऑब्जर्व मैनी प्लांट। देखो बेटा, जब इन्होंने प्लांट पे रिसर्च किया ना तो इन्होंने देखा जो प्लांट है उसके अलग अलग पार्ट अलग अलग टाइप के सेल से बने हुए हैं, और वो जो अलग अलग टाइप के सेल्स हैं वो अपने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के टिश्यू बना रहे हैं। ठीक है, इन्होंने यही देखा। देखो बेटा, ऑब्जर्व मैनी प्लांट्स एंड सेड दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स विच फर्दर फॉर्म टिश्यू। ठीक है बेटा, उसके बाद आते हैं श्वानसर 1839 में, जर्मन जूलॉजिस्ट। पहले जब एनसीईआरटी थी ना उसमें यहाँ पे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था, अब चेंज होकर जर्मन जूलॉजिस्ट हो गया है। आप एक बार कंफर्म भी कर लेना अगर आपको डाउट है कोई तो। ठीक है, तो फिर श्वानसर 1839 में आए। ठीक है बेटा, 1839 में श्वानसर आए, जर्मन जूलॉजिस्ट थे। जब ये जूलॉजिस्ट हैं तो ये एनिमल सेल पे रिसर्च कर रहे होंगे। एनिमल सेल पे, बल्कि इन्होंने किया दोनों पे था, एनिमल पे भी प्लांट पे भी, बट पहले इन्होंने एनिमल को देखा। जब इन्होंने एनिमल सेल पे रिसर्च किया तो इन्हें पता चला उसके पास सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन नाम का कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो एनिमल के पास है एनिमल सेल में। उसके बाद इन्होंने क्या किया, प्लांट सेल पे भी रिसर्च किया। जब इन्होंने प्लांट सेल पे रिसर्च किया तो पता चला उसके पास सेल मेम्ब्रेन तो है ही, उसके साथ साथ सेल वॉल भी प्रेजेंट है जो कि एनिमल के पास नहीं है। सेल वॉल प्लांट सेल में ही प्रेजेंट है, इन्होंने ही देखा था ये। देखो बेटा, जो श्वानसर थे इन्होंने क्या किया, एक हाइपोथेसिस दे दी। बहुत चालाक थे, ये नहीं कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ तो बस अपना काम करके निकल लूँ। इन्होंने एक हाइपोथेसिस दे दी, मतलब एक चीज़ तुक्का अंदाज़ा लगा दिया कि ऐसा हो सकता है। जैसे कि मान लो मैं एक रिसर्चर हूँ, मैं किसी चीज़ पे रिसर्च कर रही हूँ तो मुझे पता चला उससे मिलती जुलती कोई चीज़, अगर कोई डाउट है मुझे, मैंने बोल दिया ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जब मैं उसको प्रूव करूँगी, एकदम कंफर्म आपके सामने प्रूव कर दूँगी, तब वो थ्योरी में कन्वर्ट होगी। हाइपोथेसिस का मतलब होता है, मान लो ये पेन है, ये पेन मेरा वर्क करना बंद हो गया। अगर ये पेन वर्क करना बंद हो गया तो मैं हाइपोथेसिस दूंगी कि इसकी इंक खत्म हो गई होगी। जब मैं इसमें इंक डालूंगी तो ये पेन वर्क करने लगेगा, तो ये हाइपोथेसिस हुई। बट अगर मैंने इसमें इंक डाली और ये वर्क नहीं कर रहा तो मेरी हाइपोथेसिस गलत है। ठीक है, और अगर मैंने इसमें इंक डाल दी और आप लोगों के सामने प्रूव हो गया कि हाँ इंक डालने पे और मैंने देखा ये वर्क करने लग गया, तो इसका मतलब ये हाइपोथेसिस जो है ये थ्योरी में कन्वर्ट हो गया, कंफर्म हो गया प्रूफ करने के बाद। तो इन्होंने ऐसे ही श्वानसन ने हाइपोथेसिस दी, बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। इन्होंने हाइपोथेसिस दी कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं इन सबकी बॉडी सेल से ही बनी हुई है। ठीक है, इन्होंने हाइपोथेसिस दे दी, कंफर्म नहीं थे ये उस टाइम, बस हाइपोथेसिस दी थी। उसके बाद क्या हुआ, हाइपोथेसिस तो श्वानसन ने दी थी, लेकिन जब कंफर्म करने की बारी आई ना तो स्क्लेडन सर भी चालाक थे। इन्होंने सोचा हाइपोथेसिस दी होगी तो कुछ सोच समझ के दिया होगा, मैं भी इनके साथ मिल जाता हूँ। स्क्लेडन साहब और श्वान सर ये दोनों आपस में मिल गए, और मिलने के बाद इन्होंने क्या किया, फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी। इन्होंने फिर सेल थ्योरी दी, इन्होंने ही एक्सपेरिमेंटली उसको प्रूव किया। जब प्रूव किया तो वो सेल थ्योरी कन्वर्ट हो गई। इसका मतलब ये बात इन्होंने सच कही थी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि हाइपोथेसिस किसने दी थी, तो आप इसका आंसर क्या देंगे? स्क्लेडन और श्वान दोनों ने दी थी, या श्वान सर ने दी थी, या स्क्लेडन सर ने दी थी, या किसी ने दी ही नहीं थी? कुछ आंसर देंगे, बताओ। ये बेटा स्टेटमेंट बेस्ड पूछा जा सकता है, ठीक है, तो बताओ, कमेंट में आंसर दे देना। देखो मैंने हाइपोथेसिस पूछा है,
सेल थ्योरी नहीं पूछा है, ये नहीं पूछा है कि उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया था। जब प्रूव किया तब तो थ्योरी बनी ना। तो थ्योरी दोनों सर ने दी थी मिलके, लेकिन हाइपोथेसिस सिर्फ श्वान सर ने ही दी थी। ठीक है, तो आप डाउट नहीं होना चाहिए। तो श्वान और स्क्लेडन सर जी दोनों मिलके इन्होंने क्या किया, सेल थ्योरी फॉर्मुलेट। देखो बेटा, अब तीसरे साइंटिस्ट की बारी आई। तीसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ वर्चोव, 1855 में आए। इन्होंने क्या बोला, ओमनी सेलुलाई ई सेलुलाई। इसको समझने से पहले एक बात समझो, जो स्क्लेडन और श्वान सर थे इन्होंने सेल थ्योरी दे दी थी, हाइपोथेसिस को कंफर्म करके सेल थ्योरी बना दी थी। जो बात बोली थी वो सही बोली थी, लेकिन ये एक चीज़ नहीं बता पाए कि जो सेल थे वो अराइज कहाँ से हुए। सेल भी तो कहीं से तो अराइज हुआ होगा ना। जैसे छोटा बच्चा है, उसके बाद अब मैं बनी, कभी मैं छोटी थी, अब मैं बड़ी हो गई, तो हमारी ग्रोथ हुई ना, तो नए सेल्स कहाँ से आए। जब नए सेल कहाँ से आए, वो ये सब इन दोनों में से कोई नहीं बता पाया था कि नए सेल्स कहाँ से अराइज हुए। तो रुडोल्फ वर्चोव सर आए 1855 में, इन्होंने बोला ओमनी सेलुलाई ई सेलुलाई। इसका मतलब है जो नए सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज हुए। इन्होंने ये बात बोल के और उसके बाद सेल थ्योरी कन्फर्मेशन दे दी, उस सेल थ्योरी को फाइनल शेप दे दिया, जिसे बोला गया। अब इन्होंने जो बोला था ओमनी सेलुलाई ई सेलुलाई, इसका मतलब है ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी सेल हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज हुए, कहीं और से अराइज नहीं हुए। वो ये दोनों साइंटिस्ट नहीं बता पाए थे, इसलिए रुडोल्फ वर्चोव आए 1855 में। इन्होंने बोला ओमनी सेलुलाई ई सेलुलाई, ऑल सेल्स अराइज प्री एग्जिस्टिंग सेल्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है बेटा, तो इन्होंने रुडोल्फ वर्चोव सर ने जो सेल थ्योरी थी उसको फाइनल शेप दे दिया। फाइनल सेल थ्योरी जो आई वो रुडोल्फ वर्चोव सर ने दिया। अब इसमें 2 पॉइंट आए एकदम कन्फर्मेशन वाले। जो इन्होंने सेल थ्योरी को फाइनल शेप दिया उसमें क्या बोला, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट, जो कि पहले बता दी गई थी, लेकिन इन्होंने जब बाकी बातें भी कंफर्म की तो इन्होंने पूरा शेप दे दिया दोबारा से उसको, मतलब दोबारा अपडेट हो गई थ्योरी। उसके बाद इन्होंने बोला ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट। एंड सेकंड पॉइंट, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मीन्स ओमनी सेलुलाई ई सेलुलाई। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि अब मुझे रफ़ करना पड़ेगा ये पेज नहीं, मतलब ये स्लाइड जो भी है इसको रफ़ करना पड़ेगा, तो इस वजह से मैं आपको एक बार दोबारा से रिवीजन दे देती हूँ। रिकैप जिसे बोलते हैं। ठीक है बेटा, देखो सेल क्या है, सेल है लाइफ की यूनिट। ठीक है, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चर इसलिए है क्योंकि पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो सेल से ही मिलके बना हुआ है। फंक्शन इसलिए क्योंकि सेल में ही मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। तो सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब बेटा, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ के जो एसेंशियल फंक्शंस होते हैं ना, जो हमारे लिए ज़रूरी है, वो अपनी पूरी कर लेते हैं। भले ही वो यूनिसेलुलर हैं, वो तब भी सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। सेल सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी यूनिट है लाइफ की। सेल से छोटी चीज़ अगर कोई है तो उसको हम लिविंग नहीं कह सकते, क्योंकि सेल ही सबसे छोटी चीज़ है जो अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो कर सकता है। ठीक है बेटा, तो ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म शो कर सकते हैं मतलब इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, क्योंकि इन दोनों के पास सेल है, जैसे कि अमीबा, बैक्टीरिया। ठीक है बेटा, देखो इसमें 3 साइंटिस्ट आए जिनका नाम था गर्मी बहुत है। देखो बेटा, इसमें 3 साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, एंटोन वॉन लीवेनहुक। जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डेड सेल डिस्कवर किया था, जिसको अब हम सेल वॉल के नाम से जानते हैं। और उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन सर थे, इन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था 1831 में। ठीक है बेटा, और जो एंटोन वॉन लीवेनहुक थे, इन्होंने लिविंग सेल डिस्कवर किया था। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। ओके, इसके बाद क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था उसकी एडवांसमेंट आई। वो इसलिए आई और उसका आने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे हुए, क्योंकि जो सेल था ना उसकी हम बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी नहीं कर पा रहे थे पहले। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की एडवांसमेंट आई तो हम उसके डिटेल स्टडी भी कर लेने लग गए सेल की, जैसे कि उसमें राइबोसोम्स वगैरह दिखने लग गए। ठीक है, आसानी से सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर वगैरह सब दिखने लग गए थे। उसके बाद सेल थ्योरी को भी 3 साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था। मतलब पहले साइंटिस्ट जो थे वो स्क्लेडन साहब थे, जिन्होंने 1838 में दिया था। जर्मन बॉटनिस्ट थे। अगर ये बॉटनिस्ट है तो प्लांट पे रिसर्च किया होगा इन्होंने क्या किया, एक प्लांट को देखा, उस प्लांट में देखा कि प्लांट के अलग अलग पार्ट अलग अलग टाइप के सेल्स से बने हुए हैं, और जो अलग अलग टाइप के सेल्स हैं उन्होंने अपने अपने टाइप के टिश्यूज़ बना दिए अलग अलग टाइप के। ठीक है,
उसके बाद आए श्वानसर 1839 में। ये जर्मन जूलॉजिस्ट थे। ये जूलॉजिस्ट थे तो इन्होंने एनिमल पर रिसर्च किया, बल्कि इन्होंने दोनों पे किया था, बट इन्होंने पहले एनिमल पे रिसर्च किया। जब इन्होंने एनिमल पे रिसर्च किया तो इन्होंने देखा जो एनिमल सेल है उसमें इनको सेल मेम्ब्रेन मिला, और उसके बाद इन्होंने प्लांट सेल पे भी रिसर्च किया। जब प्लांट सेल पे रिसर्च किया तो इनको सेल मेम्ब्रेन तो मिला ही मिला, उसके साथ साथ सेल वॉल भी मिला। तो इन्होंने ही बताया कि प्लांट सेल में भी सेल वॉल है, मतलब एनिमल सेल से जैसे एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन ही है तो प्लांट सेल में मेम्ब्रेन के अलावा भी एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है सेल वॉल। ठीक है बेटा। उसके बाद हाइपोथेसिस श्वानसर ने दी कि जितने भी सेल्स हैं, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, मतलब प्लांट एनिमल्स जितने भी हैं, वो सभी सेल से ही बने हुए हैं या फिर सेल्स के प्रोडक्ट से ही बने हुए हैं, कहीं अलग से नहीं बने। इन्होंने ये हाइपोथेसिस दी। हाइपोथेसिस का मतलब वो कंफर्म नहीं थे, इन्होंने सिर्फ एक अंदाज़ा लगाया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद स्क्लेडन और श्वानसर आपस में मिल गए। इन दोनों ने मिलकर इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटली प्रूव की। उस हाइपोथेसिस को इन्होंने कन्फर्मेशन में चेंज किया। तो जब ये कन्फर्मेशन में कन्वर्ट हो गया, एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो गया, तो ये सेल थ्योरी बन गई। फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी दोनों ने मिलकर बनाई थी। उसके बाद रुडोल्फ वर्चाउ सर आए 1855 में। इन्होंने क्या बोला, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये सर इसलिए आए क्योंकि ये श्वानसर और स्क्लेडन सर थे, इन्होंने मतलब ये नहीं बता पाए थे नए सेल्स कहाँ से बने, वो ये नहीं बता पाए थे। तो रुडोल्फ वर्चाउ सर आए 1855 में। इन्होंने बोला ओमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी सेल्स हैं वो पुराने जो पहले वाले सेल्स हैं उन्हीं से ही अराइज हुए, कहीं अलग से नहीं आए। तो इन सर ने, रुडोल्फ वर्चाउ सर ने ये बोला, और ये बोल के इन्होंने फाइनल सेल थ्योरी दे दी, फाइनल शेप दे दिया सेल थ्योरी को। इसमें 2 पॉइंट आते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। आई होप आपको अब इतना समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड लाते हैं। ठीक है बेटा, मुझे मतलब कुछ नहीं बोल रही मैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्लाइड लाते हैं अब। वैसे तो हो सकेगा तो मैं इसी में आगे का लेक्चर जो नेक्स्ट स्लाइड लाऊंगी वो भी इसी में ऐड कर दूंगी। अगर नहीं हो पाया ना तो मैं इतना लेक्चर आपको आज प्रोवाइड कर दूंगी, उसके आगे वाला कल दे दूंगी, एक एक्स्ट्रा क्लास हो जाएगी वैसे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा टाइम की कमी है, मुझे भी पढ़ना होता है ना, और फिर मुझे आज जाना भी है पढ़ाई करने, तो इस वजह से। ठीक है, हो सकेगा तो मैं वो भी मतलब आगे वाली स्लाइड भी पढ़ा के तब दोनों एक में ऐड करके दूंगी। अगर नहीं हो पाया तो मैं इतना ही आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप इतना ही पढ़ लेना, वो कल हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया हो ना, समझ आया हो अच्छे से, रट्टा मारने पे फोकस ना किया हो, समझने पे फोकस किया हो, तो समझ आ गया हो। और जितने भी मैंने क्वेश्चंस पूछे वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे के जाना, साथ के साथ दिया करो आप आंसर, तब आपको ना वो ज़्यादा याद हो जाता है, लॉन्ग टाइम के लिए याद रहता है। ठीक है बेटा, अगर आपको समझ आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। आपके लाइक करने से कुछ नहीं जाता, कि आप कमेंट सेक्शन में तो आप बहुत बताते हो, मैम ये करा दो, वो करा दो, ये करा दो, वो करा दो, उसका एक फल होता है लाइक, वो तो कर दो कम से कम। ठीक है, आप लाइक कर दो, शेयर कर देना बाकी और स्टूडेंट्स की भी, ताकि हेल्प हो सके। और कमेंट ज़रूर करके जाना जितने क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय।